वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। एक जीत किस तरीके से कॉन्फिडेंस को पूरे तरीके से आसमान पे पहुंचा देता है। कुछ दिन पहले ही चर्चा ये हो रही थी कि अमेठी से क्यों चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, और अब वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अगर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो 2 से 3 लाख से वो हरा दी होती, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी से हार हो जाती। और दूसरी तरफ देखिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ये तैयारी कर रहे हैं कि वो करहल छोड़ करके वो दिल्ली प्रस्थान करेंगे, दिल्ली आएंगे, कन्नौज से चुनाव जीते हैं, दिल्ली की राजनीति को संभालेंगे, 37 सांसदों के नेता बनेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी में अभी भी वॉक युद्ध शुरू है कि कौन जयचंद है, किसकी वजह से हार हुई है, किसने किसको हराया है। एक तरफ संजीव बालियान संगीत सोम पे आरोप लगा रहे हैं, संगीत सोम पलट करके संजीव बालियान को जवाब दे रहे हैं। दूसरी तरफ रामपुर में हार क्यों हुई उसको लेकर के हमने दिखाया कि क्यों रामपुर से हारे हुए सांसद जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि रामपुर से क्यों बीजेपी की हार हुई और वहां जयचंदों की भरमार है, इस तरह की बातों को उन्होंने कहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि 2027 की तैयारी में जुट चुकी सपा और कांग्रेस जिस तरीके से उत्साहित है, गदगद है, दूसरी तरफ बीजेपी कहीं कोर्स करेक्शन में देर तो नहीं कर रही। बीजेपी के अंदर का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा और निश्चित तौर पर यह परिणाम 27 पर असर डालेगा। बीजेपी यह भूल कर रही है कि अगर वो इसी तरीके से लड़ाई जारी रखेगी पार्टी के भीतर ही तो बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है। यह बड़े गंभीर सवाल है और इस बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव का 37 सीटें जीतना और उसके बाद करहल छोड़ना, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने की बात करना, उससे सियासी माहौल में क्या परिवर्तन होगा, उनकी जो पीडीए वाली राजनीति है वो कितनी मजबूत होगी, अखिलेश की ये जीत का असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि चर्चा यह भी है कि अब राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से ही सांसद कहलाना पसंद करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलाल सब्जवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सुधांशु कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का सियासत की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। मैं सीधा जाना चाहूंगा सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील शुक्ला जी, ये जो जीत हुई है और उसके बाद राहुल गांधी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाराणसी उतर गई होती और प्रियंका गांधी के वाराणसी उतरने के बाद क्या बीजेपी काशी को इतना आसानी से लेती जितना आसानी से वो इस बार चुनाव में बीजेपी ने लिया? हाँ ठीक है, परिणाम में दिखाई पड़ा 1.5 लाख से ही जीत हुई, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान क्या दर्शाता है कि अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं ज्यादा मजबूती से और ज्यादा जुझारू होकर के मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि 2027 की लड़ाई बहुत दूर नहीं है। धन्यवाद पंकज जी। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल 2 सदस्य हैं। उस पार्टी के अगर 7 संसद सदस्य चुन के चले जाएं तो निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन होगा। उस उत्साह में तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ने की बात तो अलग। अगर वाराणसी से बहुजन समाज पार्टी का ही उम्मीदवार मैदान में नहीं होता तभी आप उम्मीद की वहां परिणाम क्या होते इसे कल्पना कर लीजिए। यह कि बीजेपी ने बहुत हल्के से लिया वाराणसी का चुनाव, यह बहुत तर्कसंगत नहीं है। भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री वहां नहीं गया,
भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से वरिष्ठ नेता वहां नहीं मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने खुद नामांकन के पहले रोड शो किया, नामांकन के दिन रोड शो किया। तो ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह से वाराणसी के चुनाव को बहुत ही हल्के में लिया, पूरी ताकत के साथ लड़ी है और अपनी जीत सुनिश्चित की है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी इस देश में सबसे कम मत के अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्रियों में अपना नाम दर्ज करा है। कोई प्रधानमंत्री इतने कम मतों से नहीं जीता, सबसे कम मत का मार्जिन मोदी जी के हिसाब से। अब रही बात कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अभियान, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का हार का या जन्म का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। अब एक तरह का सामाजिक समीकरण, एक तरह का राजनीतिक विमर्श इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा। बड़े पैमाने पर वो वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं जिन्होंने 2014 या 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। यह स्थिति यह है हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अब कंधों की तलाश कर रही है कि इसके कंधे पर या सिर पर यह घड़ा फोड़ा जाए कि आखिर हार क्यों हुई। आप गवर्नेंस की विफलताओं को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, अगर आप अपने कार्यक्रमों और नीतियों की विफलताओं को आप स्वीकार नहीं करेंगे, समाज में उपजे हुए भय को अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों में जिस तरह का एक माहौल बन गया था सरकार के कामकाज को लेकर के, अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इसी तरह से आप जयचंदों की और भीतरघातियों की तलाश करते रहेंगे। जो मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर में कोई संगीत सोम और संजीव बालियान का विवाद कोई नया तो है नहीं। संजीव बालियान लगातार बोलते रहे उनके खिलाफ, संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम लगातार बोलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसकी परवाह नहीं की, कभी उनको रोकने का भी प्रयास नहीं किया। कोई मौका ऐसा नहीं था जब संजीव बालियान को हमला करने से वो छोड़ते हों। और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत बिरादरी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभाएं की, उसको भी रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया। उनकी जो नाराजगी थी उनको दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। अनुसूचित जाति के लोगों में जो आरक्षण के लोग को लेकर के भय पैदा हुए, संविधान में संशोधन को लेकर के भय पैदा हुए, उसको भी संबोधित करने का कोई प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर और राम मंदिर के नाम पर वो अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर सफल रहेगी और उसका मतदाता इंटैक्ट बना रहेगा, जो हुआ नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को जो पराजय मिली है, जिस तरीके से वह उत्तर प्रदेश में लोकसभा में दूसरे नंबर पर चली गई और जो यह गठबंधन है इसने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंता स्वाभाविक है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्साह भी स्वाभाविक है। आप ये जो विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के गिरावट शुरू हुई, आप 2022 से देखना शुरू कर दीजिए इसको। 2022 में समाजवादी पार्टी 41 सीटों से बढ़कर 111 विधानसभा क्षेत्रों में आगे हो गई। अब आगे उसी के बाद जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए उसमें भी समाजवादी पार्टी से ज्यादा मत मिले समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। भारतीय जनता पार्टी को कई नगर निगमों में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मेयर उनके हो गए, लेकिन बहुत मामूली अंतर से जीते। वहां भी समाजवादी पार्टी लड़ती हुई दिखाई पड़ी। बहुजन समाज पार्टी को केवल एक जगह बढ़त मिली, समाजवादी कांग्रेस को 5 जगहों पर वो निकटतम प्रतिद्वंदी हो गई नगर निगमों में, जबकि कोई संगठन नहीं है। हम और आप या सभी जो जानकार हैं उत्तर प्रदेश में वो उसकी बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर मत प्राप्त की। तो 2022 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है, उसको वह रुका नहीं। और यह 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आया, इसमें यह जो परिणाम आए हैं, इसमें 200 से ज्यादा विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पिछड़ गई और अच्छे खासे मतों से पिछड़ी है। तो यह जो कांग्रेस का उत्साह है और बीजेपी की बेचैनी है, यह स्वाभाविक है। लेकिन यह जो मत प्रतिशत गिरा है उसके कारणों को लेकर के आप सुपरफिशियल नहीं हो सकते। आपको जो जमीनी हकीकत है वो स्वीकार करना पड़ेगा, आपको गवर्नेंस की विफलताओं को स्वीकार करना पड़ेगा
और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन वायदों और सपनों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जनादेश प्राप्त किया था, वह सपने लोगों के पूरे नहीं हुए। और जिस रास्ते के माध्यम से, जिस रास्ते से चल करके भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को या अपने समर्थक वर्ग को या 2014 या 17 और 19 में मिले हुए समर्थकों को अपने साथ जोड़े रहने का प्रयास कर रही थी, वो कारगर नहीं हुई। जी, वो कारगर नहीं हुई। लेकिन एक चीज मैं आपसे सुनील शुक्ला जी ये कहना चाहूंगा कि जहां तक संविधान बदलने की बात है, उसमें प्रधानमंत्री के तरफ से कई बार क्लैरिफिकेशन दिया गया। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक बयान दिया था कि अब अंबेडकर जी भी आ जाएं तो वो संविधान को बदल नहीं सकते। इस तरह की बात उनके द्वारा कई बार कही गई। ये बात ठीक है कि कई तरह के फेक वीडियोस बने, वो वायरल हो गए, उसको क्लैरिफाई जमीन पर लोगों ने नहीं किया। लेकिन एक बड़ा मतदाता है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ता नहीं है, कभी जुड़ा नहीं है, इस बार जुड़ा है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि उसमें यह डर व्याप्त हो गया कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को चेंज कर देंगे। वो मतदाता क्या सपा के साथ जुड़ा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। या अगर जुड़ा है, क्योंकि वो मतदाता फिर कांग्रेस का मतदाता रहा है, क्या वो कांग्रेस की वजह से जुड़ा रहेगा? क्या नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट उत्तर प्रदेश में होगा? ये एक गंभीर सवाल जरूर है और जिसकी चर्चा होनी भी चाहिए। अगर मोदी सबसे कम वोट से जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी नेहरू जी के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले भी नेता हैं, तो कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स भी उनके नाम हैं। और निश्चित तौर पर 18 लोकसभा चुनाव में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1,52,000 से जीत, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनकी सबसे कम मार्जिन वाली जीत है। 45% से वो 13% के अंतर पर पहुंच गए। ये जरूर गंभीर सवाल है और मुझे लगता है बीजेपी में इसकी मंत्रणा जरूर हो रही होगी, चर्चा जरूर होगी, सरकार बना लें, बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक, इस हार के पीछे का कारण क्या देखते हैं? ये जो मार्जिन घट गया, क्या संगीत सोम, संजीव बालियान जैसे लोग हर लोकसभा में थे, क्या अपनी जीत को लेकर के बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अब उसको बाहरी दुश्मन नहीं, पार्टी के भीतर ही कलह नजर आने लगा और एक दूसरे को निपटाने में लग गए और पता चला कि उनकी जमीन खिसक गई? क्योंकि प्रधानमंत्री का इतने कम मार्जिन से जीतना निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता है कि आखिरकार हुआ क्या। जिस प्रधानमंत्री के दम पर पूरे देश में बीजेपी 240 सीट जीतती है, जिस प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी खराब परफॉर्मेंस के बाद भी 240 सीट जीतती है, उस प्रधानमंत्री की जीत उत्तर प्रदेश में महज 1,52,000 पर क्यों सिमट जाती है? ऐसी वजह क्या नजर आती है आपको? देखो पंकज जी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद योगी जी की आप देखा होगा, एक उपचुनाव हुआ पश्चिम उत्तर प्रदेश में और वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। जब हारी, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस यूपी का अध्यक्ष था, क्या ये भाजपा को आईना दिखाने वाला नहीं था क्या कि आपने एक ऐसे अध्यक्ष की नियुक्ति की जहां उनका क्षेत्रीय उनको स्वीकार नहीं कर रहा है? क्या पहली बार संजीव बालियान आमने सामने और विधायक आए हैं क्या ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? ये सब चारों का यदि आप समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से मैं कहूंगा जो समर्थक में कमी नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। और इस हार के बाद करीब मैंने 500 लोगों से बात की होगी, लगभग ज्यादा ही बात की होगी। बीजेपी का कार्यकर्ता पदाधिकारी ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं है। ब्यूरोक्रेसी उत्तर प्रदेश की सुनने को तैयार नहीं है भाजपा के लोगों का, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, कोई भी हो। इस बात की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। क्या थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर क्या ब्यूरोक्रेसी के अफसर पदाधिकारियों को सम्मान दे रहे हैं? आपने देखा होगा कई बार चीफ सेक्रेटरी लेवल से पत्र जारी हुए इसी उत्तर प्रदेश में और विधायक और सांसदों के सम्मान की बात उसमें कही गई और यह भी दर्शाया गया कि उनके प्रोटोकॉल क्या कहता है। दूसरी बात, 2022 के चुनाव में आपने देखी होगी
बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों के बयान थे कि ब्यूरोक्रेसी से वोट डलवा लीजिए। तमाम जगह से इस तरीके के बयान आ रहे थे। या तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सबक नहीं ले रही है और उसमें आग का घी कब डाला गया, जब आप न तो मुख्यमंत्री को पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ प्रत्याशी कौन होगा, न प्रदेश अध्यक्ष विचार विमर्श कर रहे हैं प्रत्याशी कौन होगा। पहली बार मैंने देखा 2024 के चुनाव में कि ये जो प्रत्याशी थे वो थोपे गए, न डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनकी रिकमेंडेशन हुई और न प्रदेश लेवल से हुई। तमाम ऐसे पदाधिकारी थे जहां बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनको जानने को तैयार नहीं, और आप कुछ भी थोपें। मैं सीधी की सीधी हार केंद्रीय नेतृत्व की इसमें मानता हूं कि जो भी चीजें आपने चाहे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के थोपी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री के हारने के बाद उनको दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के अफसर बेलगाम हो रहे हो, चाहे इस प्रदेश में एक परमानेंट आप डीजीपी नहीं दे पा रहे हो, चीफ सेक्रेटरी को लेकर के इस प्रदेश में क्या था ये सब लोग जानते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के निश्चित तौर से बीजेपी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी बहुत दुखी था और वो नहीं निकला। उसने वोट डालने की कोई अपील नहीं की। और अधिकतर आप देखेंगे कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इतनी बड़ी छलांग लगाई, उसके बावजूद 2 साल में आप समीक्षा नहीं कर पाए कि उत्तर प्रदेश की नब्ज क्या कह रही है। बीजेपी की अपेक्षा समाजवादी पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो क्या ये बीजेपी को आईना दिखाने का काम नहीं कर रहा था? लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तमाम फैसले लेकर के उत्तर प्रदेश पर थोपे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवनीश अवस्थी की फाइल जाती है, ये नहीं जानते पदाधिकारी या कार्यकर्ता तो किस तरीके से लौटाया गया। मिश्रा जी की चीफ सेक्रेटरी की कैसे नियुक्ति हुई, ये लोग नहीं जानते हैं, किस तरीके से उनका बार बार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर के निश्चित तौर से बीजेपी को समीक्षा करनी पड़ेगी कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस बात से आहत है कि तमाम फैसले उनको बिना संज्ञान में लिए हुए, बिना विचार विमर्श के केंद्रीय नेतृत्व ने थोपे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।